नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। यू वाचिंग करंट अफेयर्स एनालिसिस। मैं हूं प्रशांत मावानी। डियर फ्रेंड्स, हमारे टेबल पर हैं 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक एवरीडे। आज का जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट, वैसे तो सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक ऐसा विषय जिस पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, तो दैट वन इज अबाउट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए, जब हम यूएसए की इससे पहले जो हमने डिस्कशन की थी, जब हम बातें करते हैं, जब भी यूनिवर्सिटी की रिसर्च की बातें आती हैं, और मैंने इससे पहले की हमारी डिस्कशंस में ये भी कहा था कि यूएसए की जो सबसे बड़ी ताकत है वो ये है कि दुनिया के सबसे टैलेंटेड, सबसे स्किल्ड लोगों को अपनी तरफ खींचने की एक व्यवस्था जो है वो यूएसए ने एक लंबे समय से की, और इसी वजह से यूएसए जो है आज जहां पर है वहां पर पहुंचा है। आपको याद होगा, यूनिवर्सिटी वाली ही डिस्कशन में मैंने आपको एक न्यूरेमबर्ग लॉ के बारे में बताया था, कैसे हिटलर के समय में कुछ 2600 जितने यहूदी यानी कि ज्यूइश साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स जो हैं उनको जर्मनी छोड़कर ब्रिटेन और यूएसए की तरफ जाना पड़ा। और जब वो यूएसए में सेटल होते हैं तो यूएसए को ब्रेन गेन होता है, और तब से ही देखने को मिला कि यूएसए में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो एक नए लेवल पर पहुंच पाए। आज जिस प्रकार से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को टारगेट किया है, और सिर्फ हार्वर्ड नहीं, दूसरी यूनिवर्सिटीज को भी टारगेट किया है, लेकिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक स्टैंड लिया है। तो अमेरिका की जो रियल स्ट्रेंथ है दैट इज R&D। बेसिकली एक पॉइंट यहां पर मैं मिस कर गया। पहला पॉइंट मैंने आपको यह बताया कि यूएसए की जो अभी तक की ताकत रही है दैट इज के ये एक मैग्नेट रहा है, एक पुल फैक्टर रहा है दुनिया के सबसे स्किल्ड और सबसे टैलेंटेड लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का। दिस विल बी यूएसए की नंबर 1 ताकत। नंबर 2 जो है दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर कोई प्ले करता है तो दैट इज यूनिवर्सिटीज। तो हमने गोल्डन ट्रायंगल के बारे में भी बात की है कि हाउ इट वर्क्स, और हमारे देश में भी इस प्रकार की व्यवस्था जो है वो हमें करने की जरूरत है। सो दिस इज टॉपिक नंबर 1। नंबर 2 जो है टॉपिक, उसमें हम बात करने वाले हैं रेयर अर्थ मेटल्स के बारे में। इसके साथ जुड़ी हुई कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी हम डिस्कस करेंगे, कैसे चाइना का यहां पर डोमिनेंस है, और चाइना का लेटेस्ट डिसीजन ये है कि वो रेयर अर्थ मेटल्स को एक्सपोर्ट करने पर एक प्रकार का एक हर्डल जो है वो चाइना ने क्रिएट किया है। चाइना यहां पर यूएसए को टारगेट कर रहा है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग विषय है जिस पर हर साल, मैंने से हर साल तो आप देखेंगे स्टेट लेवल की जो सिविल सर्विसेज की एग्जाम है, यूपीएससी में तो कई बार इस विषय पर एमसीक्यू पूछे गए हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट ओलिव रिडली टर्टल्स। तो ओलिव रिडली टर्टल्स जो हैं, इनके माइग्रेशन की पैटर्न में एक बदलाव देखने को मिला है। इसी के साथ हम इकोनॉमी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पर डिस्कस करने वाले हैं। ओपेक नाम का जो ग्रुप है उसने एक डिसीजन लिया है, तो इसकी इंपैक्ट हमारे देश के इन्फ्लेशन या फिर ओवरऑल इकोनॉमी पर क्या होगी वो भी समझेंगे। और अभी हीट वेव चल रही है, तो हमारा 5th टॉपिक जो है इट इज अबाउट हीट एक्शन प्लान, HAP। तो प्रश्न ये उठता है कि ये हीट एक्शन प्लान्स जो हैं ये क्यों फेल हो रहे हैं या फिर क्यों फेल होंगे, तो इनको प्रॉपर कैसे बनाया जाए, इसका सॉल्यूशन क्या है। दिस आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन टुडेज डिस्कशन। तो चलिए सबसे पहले डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। क्रिटिकली एनालाइज द जियोपॉलिटिकल implications of China's pause on rare earth metal exports as retaliatory measure against Trump's tariffs। आपको पता है कि यूएसए ने, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने चाइना पर बहुत सारे टैरिफ्स लगा दिए हैं। कुछ 245% जितना राइज हो गया है इंपोर्ट ड्यूटी पर व्हेन थिंग्स विल कम फ्रॉम चाइना टू यूएसए। तो इसका एक प्रकार का जवाब देने के लिए चाइना ने यह डिसीजन लिया है कि रेयर अर्थ मेटल्स जो हैं उस पर होल्ट लगाया जाए, उस पर एक बैन लगाया जाए। अब चाइना टेक्निकली बैन नहीं लगा रहा है। चाइना ने बहुत ही स्मार्टली क्या किया, अगर बैन लगाएगा तो फिर उस पर केस भी हो सकता है, WTO के रूल्स एंड रेगुलेशंस को ब्रेक करने का इल्जाम लग सकता है, ये सारी चीजें हो सकती है। लेकिन चाइना प्लेड वेरी स्मार्टली। चाइना ने क्या कहा
कि हम एक नई लाइसेंस सिस्टम जो है उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और ये जो नई लाइसेंस सिस्टम है इसकी वजह से ये रेयर अर्थ मेटल्स का जो एक्सपोर्ट्स हैं इस पर 45 डेज से ज़्यादा का डिले आ जाएगा। 1.5 महीना या फिर 2 महीने तक का डिले आएगा। आज आपने ऑर्डर दिया तो पहला ऐसा था कि 2-3 दिनों के अंदर आपको चीज़ें मिल जाती थी, लेकिन अब 2 महीनों का डिले होगा। तो इससे क्या होगा, इससे यूएसए की बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं उसको डायरेक्ट इसकी इम्पैक्ट जो है वो झेलनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं, रेयर अर्थ मेटल्स जो हैं, इनका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक कार्स में होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक कार्स की बात आती है और यूएसए की एक कंपनी की बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं टेस्ला को टारगेट किया जा रहा है। टेस्ला को इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यूएसए के प्रेसिडेंट के काफी नजदीक हैं इलॉन मस्क। रॉकेट्स बनाने में, कंप्यूटर चिप्स बनाने में, वैक्यूम क्लीनर्स और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें रेयर अर्थ मेटल्स का इस्तेमाल होता है। तो चाइना का ये जो नया लाइसेंस सिस्टम है ये एक प्रकार से चाइना के जो अनफ्रेंडली देश हैं, यहां पर इंडिया नहीं है, राइट, यहां पर टोटल जो फोकस पर है दैट इज यूएसए। और इसके साथ साथ ये जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं, मिनरल्स हैं, तो इनका मिलिट्री एप्लीकेशन भी है। ड्रोन में भी इसका इस्तेमाल होता है और ड्रोन प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टुडेज मॉडर्न वॉरफेयर। आप जानते हैं कि यूक्रेन के युद्ध में ड्रोन का कितना इस्तेमाल, कितनी बड़ी क्वांटिटी में ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। इसी के साथ यूएसए और बहुत सारे ऐसे देश हैं, आज जब रेयर अर्थ्स की बात आती है तो डिपेंडेंसी जो है वो चाइना पर लगभग पूरी दुनिया की हो चुकी है, क्योंकि आज चाइना का डोमिनेशन है व्हेन इट कम्स टू रेयर अर्थ प्रोसेसिंग एंड मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग। एक और चीज यहां पर आपको हाईलाइट करना चाहता हूं एंड दैट इज कि ये जो रेयर अर्थ मेटल्स है ना, ये क्या जेन्युइनली रेयर है? द आंसर इज नो। सॉइल में ये इजीली अवेलेबल है, तो फिर हम इसको रेयर अर्थ क्यों कहते हैं? उसके पीछे रीजन ये है कि ये मिलना जो है इट इज नॉट डिफिकल्ट है, लेकिन इसका जो प्रोसेसिंग का पावर है, इसको आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। तो ये इंडस्ट्री जो है वो आज चाइना में काफी ज्यादा डेवलप्ड है। एक वक्त हुआ करता था जब यूएसए का रेयर अर्थ में डोमिनेशन था, लेकिन फिर एनवायरमेंटल कंसर्न्स और ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए यूएसए ने रेयर अर्थ को प्रोसेस करना बंद कर दिया और फिर चाइना ने वो वैक्यूम जो है वो फिलअप किया। आज चाइना का एक तरफी आप कह सकते हैं वेट है व्हेन इट कम्स टू रेयर अर्थ प्रोसेसिंग एंड मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग। अब चाइना का ये जो नया लाइसेंस सिस्टम है इस पर ट्रंप एडवाइजर ने ये कहा है कि चाइना का ये जो मूव है इट इज वेरी वेरी कंसर्निंग, इट इज वेरी, तो इसकी एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंपैक्ट जो है वो वहां की इंडस्ट्रीज पर तो होगी ही। अब अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो यूएसए जो है जितनी चीजें चाइना से मंगवाता है उसका सिर्फ 0.03% जो है, जो यूएसए का ट्रेड है चाइना के साथ, तो उसका सिर्फ और सिर्फ 0.03% यूएसए जो है वो रेयर अर्थ मंगवाता है चाइना से। तो जो आंकड़ा है दैट इज जस्ट एंड जस्ट $170 मिलियन। तो इट्स नॉट गोइंग टू बाइट दैट हार्ड। यूएसए पर उतनी ज्यादा इंपैक्ट इसकी नहीं होगी। जब हम इस आंकड़े को देखते हैं तो लगता है कि भाई चाइना ने इस प्रकार का डिसीजन जो है वो क्यों लिया। और इससे एक और प्रश्न भी पैदा होता है। आपको याद है ना कि जो जेलेंस्की साहब हैं, यूक्रेन के प्रेसिडेंट, जब यूएसए गए थे और उस समय पर जेडी वैंस और ट्रंप साहब ने उन पर वो जो ओवल ऑफिस है तो उसमें काफ़ी एग्रेसिव तरीके से डिस्कशन हुई थी, काफ़ी वायरल भी हुआ था वो वीडियो। तो यूक्रेन को लेकर जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये कह रहा था कि भाई आपके वहां पर जो रेयर अर्थ है उसका एक्सेस हमें चाहिए, हमारे साथ डील कीजिए एंड थिंग्स लाइक दैट। तो वो कुछ $500 बिलियन वर्थ ऑफ रेयर अर्थ जो है वो यूक्रेन के पास है। लेकिन अगर इसी आंकड़े को हम देखें कि सिर्फ और सिर्फ 0.03% टोटल ट्रेड चाइना के साथ कर रहा है, उसका सिर्फ इतना परसेंट ही चाइना से मंगवा रहा है, तो जो क्वांटिटी के पीछे यूएसए पड़ा है यूक्रेन में, तो इतनी क्वांटिटी यूक्रेन के पास है कि यूएसए की अभी जो डिमांड है, अगर इतनी ही डिमांड रही तो आने वाले 3,000 नॉट 30 नॉट 3 राइट 3,000 सालों तक ये सप्लाई होती रहे, जो डिमांड है वो फुलफिल होती रहे, इतना है। तो इसके लिए यूक्रेन के प्रेसिडेंट पर इतना ज़्यादा चिल्लाने की ज़रूरत भी नहीं थी, समझ रहे हैं ना आप।
अब चाइना के लिए खतरा और भी बढ़ सकता है, क्योंकि देखिए चाइना का ये जो डिसीजन है तो इससे ये भी होगा कि कुछ दूसरे देश जो है वो सामने आएंगे, वो दे विल स्टार्ट प्रोसेसिंग रेयर अर्थ। जापान पर 2010 में चाइना ने एक्सपोर्ट होल्ड लगाया था। चाइना और जापान के बीच में एक आइलैंड को लेकर इश्यूज चल रहे हैं। आपके लिए प्रश्न ये है, बताइए व्हाट इज द नेम ऑफ दैट आइलैंड जिसको लेकर चाइना और जापान के बीच में एक लंबे समय से डिस्प्यूट चल रहा है। तो जापान पर जब बैन लगाया तो जापान ने क्या किया, अब जापान जो है वो लगभग लगभग 1 साल तक जो चले उतना स्टॉक जो है वो अपने पास रखता है रेयर अर्थ का। ऑस्ट्रेलिया ने यह कहा है कि वी आर रेडी टू स्टेप इन। यूएसए की जो एक माइन है, इट विल सून स्टार्ट ऑपरेशंस इन ऑस्ट्रेलिया, और फिर ऑस्ट्रेलिया जो है वो रेयर अर्थ को प्रोसेस करना भी स्टार्ट कर देगा। रही बात हमारे देश भारत की, तो हमारे यहाँ पर भी इसका काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। तो ये जो रेयर अर्थ को लेकर एक ब्लैकमेल जो किया है चाइना ने, शायद हो सकता है कि ये एक सेल्फ डिफीटिंग मूव चाइना के लिए साबित हो सकता है, वो तो समय ही बताएगा। Moving on to next topic of the day, this one is about Harvard University's resistance to Trump administration's demand reflect broader tensions between government authority and institutional self-governance. यूएसए के एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि ट्रंप साहब ने यह डिसीजन लिया है कि जो फेडरल यानी कि सेंट्रल फंडिंग जो यूनिवर्सिटी को मिलती है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को, तो कुछ $2.3 बिलियन का जो फंड है इसको फ्रीज कर दिया है। और हार्वर्ड पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि हार्वर्ड जो है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। हार्वर्ड के कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो एंटी इज़राइल स्लोगन्स और ये सारी चीज़ें करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा छूट दी गई है। तो ये जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मागा जो है, इट इज़ समवेयर ट्राइंग टू वीकन इलीट इंस्टीट्यूशंस के सरकार जो कहे वो चीज़ आप बताइए। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ का तो नेचर ही ऐसा है, ख़ास करके अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज़ की बात करें या टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, व्हेन आई से टॉप आई मीन टू से ग्लोबल टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, जिसमें डेफिनेटली हार्वर्ड जो है वो हमेशा से टॉप की यूनिवर्सिटी रही है। तो यहाँ पर तो आपको एक बहुत ही फ्रीडम का माहौल मिलता है, आपको सारी चीज़ें जो है वो बोलने का एक अधिकार जो है वो यहाँ पर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये जो प्रेशर क्रिएट किया है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने, इस चीज़ को लेकर हार्वर्ड ने कह दिया है कि भाई हम आपके सामने झुकेगा नहीं साला। तो हार्वर्ड ने मना कर दिया है कि सरकार की जो डायरेक्टिव्स है इसको हम फॉलो नहीं करेंगे। और जो हार्वर्ड के प्रेसिडेंट है एलन गार्बर, उन्होंने कहा है कि एकेडमिक फ्रीडम को हर हाल में डिफेंड किया जाएगा, और ये जो फ्रीडम है ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले जो लोग हैं उनका कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है। कुछ 800 जितने जो फैकल्टीज़ हैं, उन्होंने एक लीगल उन्होंने कहा है कि ये जो अनलॉफुल डिमांड्स रखी गई है सरकार के द्वारा, तो इसको लीगली चैलेंज किया जाए। अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की आइडियोलॉजी और उसके इन्फ्लुएंस को अगर हम देखें तो देखिए, हार्वर्ड का जो कोर कहते हैं, कोर यानी कि बहुत ही डीपर डाउन, हार्वर्ड जो है ये एक सक्सेस ड्रिवन इंस्टीट्यूशन है, राइट। याद रखिए, सक्सेस और अचीवमेंट के बीच में भी एक डिफरेंस होता है। सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसे नहीं है, अचीवमेंट का मतलब हो सकता है पैसे, अचीवमेंट का मतलब हो सकता है सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी, कि मैंने ये वो एक्सेट्रा अचीव किया। लेकिन सक्सेस जो है इट इज़ मोर अबाउट क्वालिटी। दिस इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड अचीवमेंट। लेकिन जनरली लोग जो है वो ज़्यादा पैसे को सक्सेस के साथ एसोसिएट कर देते हैं, लेकिन इसका डीपर मीनिंग तो यही है जहाँ तक मेरी समझ है। सक्सेस ड्रिवन इंस्टीट्यूशन है। यूएसए के 8 प्रेसिडेंट्स जो हैं वो हार्वर्ड के अलुमनाई रहे हैं, यानी कि वहाँ पर उनकी पढ़ाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस जो हैं, अभी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, तो उनमें से 4 जजेस जो हैं वो भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से आए हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने बहुत सारे नोबेल लॉरेट्स को भी जन्म दिया है, और अलग अलग डिसिप्लिन्स में आपको देखने को मिलेगा कि एक इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन रहा है हार्वर्ड के फैकल्टीज़ का, उनके स्टूडेंट्स का। और अलग अलग नोबेल कैटेगरीज में भी आपको मल्टी डिसिप्लिन नोबेल प्राइजेस जो है वो देखने को मिलती है। हार्वर्ड में जो चीज़ें होती हैं इसकी वजह से लोगों का ओपिनियन जो है वो भी शेप होता है, और सिर्फ यूएसए के नहीं, दुनिया भर के लोगों को प्रभावित करता है, और ज़्यादातर केसेस में तो पॉजिटिवली ही प्रभावित किया है अभी तक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने।
ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का इल्ज़ाम यह है कि ये जो आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ पैसे वाले लोग ही पढ़ते हैं, वेल्थी फैमिलीज़ के लोग ही पढ़ते हैं। तो जब आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ की बात आती है तो इसके बारे में आपको इतना पता होना चाहिए कि यूएसए में कुछ 8 ऐसी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ में गिना जाता है। तो फटाफट अगर मैं आपको नाम बता दूं तो एक ब्राउन यूनिवर्सिटी है, फिर बहुत ही फेमस है कोलंबिया, आपने इसका नाम कई बार सुना होगा, कोलंबिया यूनिवर्सिटी। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी भी काफ़ी फेमस है। ये सारे नाम मुझे इसलिए पता है क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत सारी जो किताबें हैं, मार्केटिंग की किताबें हैं, कुछ सेल्फ डेवलपमेंट के साथ जुड़ी हुई जो किताबें हैं, तो इसमें ये सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनके रेफरेंसेस जो हैं वो मुझे पढ़ने को मिले हैं। तो आई नो दीज यूनिवर्सिटीज़ बाय नेम वेरी वेल। ऑफ कोर्स एक डार्टमाउथ यूनिवर्सिटी है, देन ऑफ कोर्स हार्वर्ड इसका पार्ट है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, प्रिंसटन है, येल इज़ अ वेरी वेरी फेमस यूनिवर्सिटी। तो ये जो नाम लिए ना, ये कुछ 8 ऐसी आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ हैं। और हाँ, यहाँ पर पैसे वाले लोग ज़्यादा पढ़ते हैं, नो डाउट अबाउट इट। यहाँ पर पढ़ने की फ़ीस और ये सारी चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। लेकिन ये सारी आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ जो है ना, वो हमेशा से नेशनली, व्हेन आई से नेशनली आई मीन टू से यूएसए में नेशनली और ग्लोबली टॉप यूनिवर्सिटीज़ रही हैं। और काफ़ी कोशिश की जाती है और काफ़ी सारे ऐसे स्कॉलरशिप के प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं, फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की जाती है जिससे एक अपवर्ड मोबिलिटी हो। डाइवर्स इनकम ग्रुप के लोग जो हैं वो यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। और आज जो जेडी वांस है ना, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, वो भी स्कॉलरशिप से ही हार्वर्ड में उन्होंने पढ़ाई की है। तो वो कोई ऐसे बड़े परिवार से नहीं आते थे, लेकिन उन्होंने भी यहाँ पर पढ़ाई की है। और आज देखिए वही जो स्टूडेंट है वो उसी यूनिवर्सिटी के विरोध के टीम में है। अभी एंडाउनमेंट की बात करें तो इतने पैसे आप देखिए, $50 बिलियन जो है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पास है। और ये किसने दिए हैं? कोई आपके जैसा स्टूडेंट है तो उसने वहाँ पर पढ़ाई की, आज बहुत सक्सेसफुल हो गए, तो फिर सोचा कि भाई जिस यूनिवर्सिटी ने हमें बड़ा बनाया है तो आज हम उनको कुछ नीड टू गिव इट बैक टू यूनिवर्सिटी। तो इस प्रकार के अलग अलग रिसर्च और इन सारी चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए लोग पैसे देते हैं। तो $50 बिलियन का फंड ऑलरेडी है, तो फाइट देने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इज़ नॉट दैट वीक, राइट। और इसी के साथ साथ एक टैक्स एग्जेम्प्ट का जो स्टेटस है हार्वर्ड का, अब ट्रंप साहब ने ये बताया है कि जो टैक्स एग्जेम्पशन दिया जाता है अब इसको शायद हटा दे। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। दूसरा जो चैलेंज है वो ये भी है कि जो $50 बिलियन है वो ऐसा नहीं है कि एक ऐसा फंड है कि आप किसी के लिए, वो बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ों के लिए। किसी ने कहा कि भाई रॉकेटरी में इन पैसों का इस्तेमाल कीजिए, किसी ने कहा कि ये मैं $50 मिलियन दे रहा हूँ तो इसका इस्तेमाल जो है वो लिटरेचर के लिए होना चाहिए। तो आप लिटरेचर के पैसे जो हैं वो रॉकेटरी के पैसे दूसरी चीज़ों में यूज़ नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा चैलेंज है। फॉर्मर प्रेसिडेंट जो रहे हैं लॉरेंस समर्स, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, उन्होंने कहा है कि ये जितने भी एलीट इंस्टीट्यूशंस हैं ना, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, दे हैव टू टेक ए स्टैंड। तो यहाँ पर गिव अप करने की बात जो है वो तो हार्वर्ड के एटीट्यूड में नज़र नहीं आ रही है, और ऐसा भी होना चाहिए ऑनेस्टली। हिस्टोरिकल पार्टनरशिप जो रही गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटीज़ की, जो गोल्डन ट्रायंगल के बारे में मैंने आपको बताया था, तो इसकी वजह से कितनी सारी चीज़ें पैदा हुई और पूरी दुनिया को फ़ायदा हो रहा है। हार्वर्ड का ही ये प्रोडक्ट है इंटरनेट, जो कोविड के टाइम पर mRNA वैक्सीन है। दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस पार्टनरशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड यूनिवर्सिटीज़। तो साइंस और टेक्नोलॉजी और बहुत सारे क्षेत्रों में कंट्रीब्यूशन रहा है। अब देखिए चाइना भी पीछे नहीं है, चाइना भी रिसर्च और डेवलपमेंट में काफ़ी आगे बढ़ते जा रहा है। तो स्पुतनिक मोमेंट जब हुआ था ना, यूएसएसआर और यूएसए के बीच में जब कोल्ड वॉर चल रहा था, तो उस समय पर अचानक से यूएसएसआर ने ये एक स्पुतनिक लॉन्च किया। यूएसएसआर वाज द फर्स्ट कंट्री टू रीच इन स्पेस इन मॉडर्न वर्ल्ड, राइट। तो उस समय पर यूएसए थोड़ा पीछे नज़र आ रहा था। आज ये स्पुतनिक मोमेंट हो सकता है कि चाइना जो है वो इन सारी चीज़ों में बहुत आगे निकल जाए, और क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ कमज़ोर होगी तो यूएसए जो है वो साइंस एंड टेक में काफ़ी कमज़ोर हो सकता है। अब देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। मूविंग ऑन टू थर्ड टॉपिक ऑफ द डे, ओलिव रिडली टर्टल्स। मैंने जैसे आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि ये एक ऐसा विषय है कि जिस पर आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। पुराने पेपर्स आप देखेंगे देन यू विल फाइंड सो मेनी क्वेश्चंस ऑन ओलिव रिडली टर्टल्स इन वेरियस डिफरेंट एग्जामिनेशंस, राइट। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ओलिव रिडली टर्टल की जिसका
जिसको एक नंबर दिया गया है, इसका नंबर है 03233। आप समझ लीजिए इसका नाम ही है 03233, 03233। अब ये जो ऑलिव रिडली टर्टल है, इसको लेकर एक प्रश्न है कि डिस्कस हाउ द माइग्रेशन पैटर्न्स ऑफ ऑलिव रिडली टर्टल्स challenge existing theories about their movement and highlight the interconnectedness of marine ecosystem। 2021 में ओडिशा में ये जो ऑलिव रिडली टर्टल है 03233, इसको टैग किया गया और ये पहला ऐसा टर्टल रजिस्टर्ड हुआ है जिसने, ये फर्स्ट फ्लिपर टैग्ड टर्टल है जिसने इंडियन कोस्ट को क्रॉस किया है, 2 ओशियन बेसिन्स को क्रॉस किया है। तो बेसिकली आप रफली ये एक स्केच बना लिया हमने इंडिया का, राइट। ये गुजरात है और यहाँ पर समवेयर अराउंड ओडिशा है। तो यहाँ पर ये टर्टल को टैग किया गया। अब ये टर्टल जो है वो यहाँ पर घूमते 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 यहाँ तक महाराष्ट्र तक पहुँच गया है। और दिस इज़ अ बिग थिंग क्योंकि 2025 में इसी टर्टल ने 03233 ने ही, ये नंबर याद रख लेना आप, इसी टर्टल ने कोंकण बेल्ट में एक अपना नेस्ट बनाया है। यू नो हाउ दे ले एग्स, राइट। जनरली क्या होता है कि जो वेस्ट कोस्ट जो है, ये कोंकण वाला बेल्ट जो है, तो इसमें 90 से 95 की एवरेज निकलती है एग्स की। लेकिन ये जो 03233 जो है, इसने 120 एग्स दिए हैं। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये। दिस इज अ बिग थिंग व्हेन इट कम्स टू ऑलिव रिडली टर्टल। तो ये पहला ऐसा रिकॉर्डेड नेस्ट जो है वो देखने को मिला है। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर सीइंग दिस थिंग कि एक साथ 2 बीचेस पर, राइट, इन द सेम पीरियड वी फाइंड द फर्स्ट रिकॉर्डेड नेस्टिंग एट 2 बीचेस इन द सेम पीरियड। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग। ये टैग किया गया तब पता चला कि ये चीज हो रही है कि एक तरफ ओडिशा के बेल्ट में भी, ये ईस्ट कोस्ट में भी एग दे रहे हैं कुछ कछुए, और वेस्ट कोस्ट में भी कछुए जो हैं वो एग दे रहे हैं। और इसके पीछे ये जो डिविएशन आया, तो ये नॉर्मल माइग्रेशन रूट है, तो इसमें कोई अभी रिसर्च चल रही है इस पर, अभी उतनी ज़्यादा गहराई से चीज़ें पता नहीं चली हैं। लेकिन दिस हाईलाइट्स के जो मरीन इकोसिस्टम है तो ये इंटरकनेक्टेड है। और अब ज़्यादा जो ऑलिव रिडली टर्टल्स जो हैं वो वेस्ट कोस्ट में भी नेस्टिंग कर रहे हैं। 3500 जितने नेस्ट्स जो हैं वो इस बार काउंट किए गए। तो इसमें गुजरात, केरला, महाराष्ट्र, ये सारे बेल्ट में है, लेकिन सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में जो है वो नेस्ट पाए हैं गए हैं, राइट। 20% महाराष्ट्र होस्ट्स 20% ऑफ इंडियाज ऑलिव रिडली टर्टल्स नेस्ट्स। टोटल जो हमारे देश में अलग अलग जगहों पर ये नेस्टिंग की जाती है, तो उसमें 20% जो है वो महाराष्ट्र। तो अभी तक जो है वो ओडिशा काफ़ी फेमस था, बट नाउ महाराष्ट्र में भी अगर स्पेसिफिकली बात करें तो गुआगर नाम की जो जगह है वहाँ पर, तो यहाँ पर लगभग 300 जितने नेस्ट जो हैं वो देखने को मिले हैं। साइंटिस्ट जो हैं वो स्टडी कर रहे हैं कि वेस्ट कोस्ट जो है वो टर्टल यहाँ पर रेसिडेंट्स के तौर पर आ रहे हैं, क्या परमानेंटली यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं, या फिर एक माइग्रेशन है सिर्फ। ये चीज़ें जो हैं इस पर अभी डिस्कशन मीन्स स्टडी जो है वो की जा रही है। तो बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो पैदा हुए हैं बिकॉज ऑफ 03233। और अब और ज़्यादा ऐसे जो टर्टल्स हैं उनकी सैटेलाइट टैगिंग हो, राइट, और इसको और ज़्यादा अच्छी तरीके से हम स्टडी कर पाएँ, टैग्स को इम्प्रूव करना है, और ज़्यादा फंड देने और ज़्यादा कंजर्वेशन में एफर्ट्स लगाने हैं। अभी प्रॉब्लम यह है कि महाराष्ट्र के जो कोस्ट हैं दे आर फेसिंग थ्रेट्स फ्रॉम बिल्डर्स एंड टूरिस्ट्स। तो कंजर्वेशन के एफर्ट्स जो हैं उनको और ज़्यादा हमें मजबूत बनाना पड़ेगा, राइट। मूविंग ऑन टू द 4th टॉपिक ऑफ द डे, डियर फ्रेंड्स, दिस वन इज अबाउट ऑयल एंड इकोनॉमी। Critically analyze the implications of OPEC's revised 2025 global oil demand forecast on India's economy, particularly in terms of inflation and monetary policy. OPEC ने ये डिसीजन लिया है, या फिर OPEC का ये प्रोजेक्शन है, एनालिसिस है, कि 2025 में ग्लोबल ऑयल की डिमांड जो है वो ड्रॉप होने वाली है। कितनी ड्रॉप होगी? 1.30 मिलियन बैरल्स पर डे।
तो ये भारत जैसे देश के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि डिमांड ड्रॉप होगी और ऑयल के साथ ऐसा है कि आप उसका प्रोडक्शन, ऐसा नहीं है पंखे की स्विच की तरह कि आपने बंद किया और प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, नहीं। प्रोडक्शन को बंद करना जो है वो अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है। कोई भी देश जो है वो प्रोडक्शन को बंद नहीं करेगा, क्योंकि उसको फिर से रीस्टार्ट करने में पसीने छूट जाएंगे। वो पूरी प्रोसेस नहीं समझा रहा हूँ, बट आप इतना समझ लीजिए कि आप ऐसे ही डिमांड ड्रॉप हो रही है तो आप उसको कम नहीं कर सकते। प्रोडक्शन जो है जितना चल रहा है, जितना सेट किया है, तो धीरे धीरे करके कम किया जा सकता है, धीरे धीरे करके बढ़ाया जा सकता है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो अगर 1.3 मिलियन बैरल की डिमांड पर डे की डिमांड जो है वो कम होगी, दैट मीन्स सप्लाई जितनी है उतनी रहेगी, डिमांड कम होगी तो ऑयल की प्राइस कम होगी। तो भारत जैसे देश के लिए ये खुशी की खबर है, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, जो महंगाई है, वो थोड़ी कम होगी। जब ऑयल की प्राइस कम होती है तो इन्फ्लेशन कम होता है। तो आरबीआई जो ग्रोथ को टारगेट कर रहा है, जो ग्रोथ अचीव करना चाहता है, उसमें इसको मदद मिलेगी। इसी के साथ जो हमारा करंट अकाउंट बैलेंस है, तो ये भी काफ़ी हेल्थी हो जाएगा, क्योंकि अब हमें कम पैसों में चीज़ें जो हैं वो मिल रही हैं। एंड एज यू नो के आरबीआई की बात करें तो ग्रोथ ऑब्जेक्टिव को लेकर अभी हमने डिस्कशन की थी ना कि कितने बेसिस पॉइंट आरबीआई ने अभी लेटेस्ट जो हैं जो कट किया, तो उसमें कितने बेसिस पॉइंट आरबीआई ने कट डाउन किया है, बताइए। ड्रॉप द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मैंने आपको दो प्रश्न पूछे, एक प्रश्न पहले पूछा था, एक ये दूसरा प्रश्न। तो यू हैव टू मेंशन नंबर 1 एंड नंबर 2, और जो भी आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करना है। आरबीआई और ज्यादा रेट कट्स कर सकता है अगर पर बैरल $10 की गिरावट आती है पर बैरल, तो और ज्यादा रेट कट्स जो है वो हो सकते हैं। इसी के साथ फर्टिलाइजर में सरकार सब्सिडी प्रोवाइड करती है, और फर्टिलाइजर के लिए यू नीड ऑयल, राइट। ये क्रूड ऑयल जो है इसका इस्तेमाल होता है। तो सब्सिडी जो है वो भी स्टेबलाइज होगी, तो फिस्कल डेफिसिट मैनेजमेंट करना सरकार के लिए और ज़्यादा इजी हो जाएगा। रुपये की वॉलेटिलिटी जो है उसको हैंडल करना आरबीआई के लिए अच्छा हो जाएगा। और जब लोअर एनर्जी प्राइस रहेगी तो इसकी उतनी ज़्यादा इम्पैक्ट भारत पर नहीं आएगी, क्योंकि फिर यहाँ पर चीज़ें पैसे कम, मीन्स इन्फ्लेशन कम होगा तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा होपफुली। जैसे दुनिया के दूसरे जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं उन पर जो इम्पैक्ट आएगी उतनी इम्पैक्ट नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ पर डिमांड भी उतनी ज़्यादा है, क्योंकि इतनी पॉपुलेशन है। तो इंडिया का जो हाई ग्रोथ रेट है ये काफ़ी एनर्जी इंटेंसिव है, और ऑयल की प्राइस कम होती है तो भारत को तो हमेशा इसका फ़ायदा ही होता है। लो स्टेबल ऑयल प्राइसेस कुशन जीडीपी ग्रोथ एंड सपोर्ट रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन। और भारत जो है उसके बारे में कहे कि जो एक लार्जर मैन्युफैक्चरिंग रोल जो भारत प्ले करना चाहता है, तो क्योंकि यहाँ पर ऑयल की प्राइस कम होगी एक लंबे समय के लिए बिकॉज ऑफ दिस थिंग, तो काफ़ी सारा मैन्युफैक्चरिंग भी यहाँ करना जो है वो थोड़ा इजी हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन और सारी चीज़ों की जो कीमत है वो कम होगी, तो ग्लोबल मार्केट में हम थोड़े और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव भी होंगे। और अभी ट्रम्प साहब भी कह रहे हैं कि वो भी यूएसए जो है वो भी ऑयल प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकता है। तो चीज़ें जो हैं अगर ऐसी ही रही तो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड फॉर आवर कंट्री। मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे डियर फ्रेंड्स, दिस वन इज अबाउट हीट एक्शन प्लान्स। क्रिटिकली एनालाइज शॉर्टकमिंग्स इन इंडियाज करंट हीट एक्शन प्लान्स and suggest measures to make them more effective in mitigating the impact of heat waves. अभी दिल्ली पुलिस ने पिछले 3 दिनों के अंदर 50 से ज़्यादा डेड बॉडीज जो हैं, लाशें जो हैं वो रिकवर की है ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट सीजन, राइट। सॉरी, नॉट दिस टाइम, दिस वाज आई थिंक दिस वाज इन 2024, ये लास्ट ईयर की बात है। अब एग्जैक्टली हमारे देश में कितने लोगों की मृत्यु हीट वेव की वजह से हुई है, ये आंकड़ा अभी उतना, मीन्स जो सामने आ रहा है आंकड़ा, वो आंकड़ा सही इसलिए नहीं है क्योंकि हीट स्ट्रोक या फिर हीट लगने की वजह से किसी को हार्ट अटैक आ गया तो फिर लिखा यही जाएगा कि हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हुई है, ऐसा नहीं लिखा जाएगा कि हीट स्ट्रोक की वजह से मृत्यु हुई है। किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया और दिमाग की नसें फट गई तो फिर लिखा जाएगा ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ये हुआ है, हाइपरटेंशन की वजह से हुआ है, हीट स्ट्रोक की वजह से नहीं हुआ है। तो क्योंकि ये चीज़ें जो है वो हीट स्ट्रोक का डायरेक्ट रिलेशन जोड़ा नहीं गया है, इसकी वजह से
जो आंकड़ा है वो आंकड़ा सही नहीं, लेकिन IMD जो है उसका कहना यह है कि 2025 में और ज़्यादा सीवियर हीट वेव कंडीशंस जो है वो हमें देखने को मिल सकती हैं। और इसी चीज़ को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने नेशनल एक्शन प्लान जो है हीट रिलेटेड इलनेसेस जो है उसको कैसे हैंडल करें उसको लेकर एक नेशनल एक्शन प्लान लॉन्च किया, विच इज़ वेरी गुड थिंग। नेशनल हीट रिलेटेड इलनेस एंड डेथ सर्वेलेंस सिस्टम जो है ये इन सारी चीज़ों के इम्पैक्ट्स को मॉनिटर करेगी, लेकिन ये चीज़ें भी उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगी। क्यों? विल टॉक अबाउट इट इन टुडेज डिस्कशन। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो अलग अलग राज्य सरकारों को हीट एक्शन प्लान डेवलप करने में मदद करती है, लेकिन ये जो हीट एक्शन प्लान्स हैं उसमें जो लोकल फैक्टर्स हैं उस पर फोकस नहीं दिया जाता। रिसोर्स का कितना एलोकेशन होगा, कूलिंग स्ट्रेटजीज क्या होगी, वो नेशनल लेवल की या फिर टॉप लेवल की चीज़ें हैं। लेकिन इससे पहले की एक दूसरी डिस्कशन में हमने देखा था ना, बॉटम अप इनोवेशन, इसका अभाव है। टॉप डाउन अप्रोच तो है यहाँ पर, लेकिन बॉटम अप जो है दिस इज मिसिंग व्हेन इट कम्स टू हीट एक्शन प्लान्स। तो जेनेरिक प्लान्स जो हैं वो लोकल कंडीशंस, जैसे कि कुछ शहरों के पॉकेट्स में अर्बन हीट आइलैंड्स हैं तो उनको कैसे हैंडल करें, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करें, और इसी के साथ साथ ये जो हमारे हीट एक्शन प्लान्स हैं इसको लेकर कोई डेडिकेटेड बजट जो है वो नहीं दिया जाता है, और इसकी वजह से कोई खास ऐसी कूलिंग स्ट्रेटजी, कॉम्प्रिहेंसिव कूलिंग स्ट्रेटजी जो है वो अर्बन एरिया में प्लान नहीं की जाती है, क्योंकि इसको लेकर अलग से कोई बजट भी नहीं है। सो सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें तो जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसमें नए बदलाव करने की ज़रूरत है। एक तो ह्यूमिडिटी को हमें इसमें इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत है कि ह्यूमिडिटी कितनी ज़्यादा है कितनी कम है। मैंने आपको एक वेट बल्ब फिनोमिना एक्सप्लेन किया था, इसका कितना इंपॉर्टेंस है ह्यूमिडिटी के साथ। वे सारे रेगुलर स्टूडेंट्स जिन्होंने ये वेट बल्ब फिनोमिना वाला लेक्चर देखा था तो आप जानते हैं कि इससे लोगों की मृत्यु भी हो सकती है। नाइट टाइम टेम्परेचर्स जो है वो कितना हो रहा है, फील्स लाइक टेम्परेचर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फील्स लाइक टेम्परेचर आपको डेवलप्ड देशों में देखने को मिलता है कि भाई हवाएं जो हैं वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में बह रही हैं, लेकिन यू विल फील कि ठंडी जो है वो इतनी है। टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन यू विल फील के टेम्परेचर जो है वो 15 डिग्री है बिकॉज ऑफ विंड। तो ये जो फील्स लाइक है ना उसको हम कैलकुलेट नहीं करते। हम देखते हैं कि टेम्परेचर कितना है हमारे शहर का 42 डिग्री, बट यू फील लाइक यू आर लिविंग इन 50 डिग्री। दिल्ली में ऐसी चीजें हुई थी कि टेम्परेचर 45-46 के आसपास था, लेकिन पीपल वर फीलिंग कि भाई 50 से भी ज्यादा हो। तो ये जो फील्स लाइक टेम्परेचर है ना उसको भी हमें ऐड करने की जरूरत है। इसी के साथ साथ हीट वेव जो है उसको नेचुरल डिजास्टर के तौर पर डिक्लेयर कर देना चाहिए। जब ऐसा होगा तो जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो फंड्स हैं वो रिलीज होंगे। जब तक ये नेशनल डिजास्टर नहीं होगा या फिर इसकी कैटेगरी में नहीं आएगा तब तक फंड जो है वो ऐसे ही पड़ा रहेगा। उस फंड का क्या फायदा जो अगर हमारे लोगों के काम ना आए। इसके साथ वी नीड टू फोकस ऑन वी नीड फोकस्ड एंड लीगली बाइंडिंग सॉल्यूशंस। NDMA की गाइडलाइंस जो है इसको रिवाइज करने की ज़रूरत है। एक्शनेबल और सिटी स्पेसिफिक हीट एक्शन प्लान्स डेवलप करने की ज़रूरत है। और क्लाइमेट क्राइसिस जो है इट डिमांड्स इमीडिएट एक्शन। रिफॉर्म्स के बिना हम हीट वेव को हैंडल नहीं कर पाएंगे, और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा हीट वेव्स और ज़्यादा एक्सट्रीम होती जाएगी, और हमारे देश के सबसे ज़्यादा जो गरीब लोग हैं वो इसकी चपेट में सबसे ज़्यादा आते हैं। तो ह्यूमैनिटी का पॉइंट ऑफ व्यू से, मोरालिटी, एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो भी ये हीट एक्शन प्लान्स को और ज़्यादा लोकलाइज्ड और कस्टमाइज्ड करने की ज़रूरत है। And that's basically everything in today's discussion, my dear friends. Thank you very much for your love and support. God bless you all. Jai Hind.